वेलकम गाइस टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन नंबर 2 डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। आज हम करेंगे इसका पार्ट 1। अगर आपने लेसन 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हम इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम ये जानते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। Meaning of rights. Rights are those conditions of social life in the absence of which the complete development of a person is impossible. Rights वो conditions हैं social life की जिसके बिना अगर वो ना हो, absence यानी कि अगर ना हो rights, तो किसी person का development impossible है, उसका complete development हो ही नहीं सकता अगर rights नहीं होंगे तो उसकी social life का। Next है हमारा right means the conditions of social life in which a person progress। राइट्स का मतलब है कि वो कंडीशन सोशल लाइफ की जिसमें एक पर्सन प्रोग्रेस करता है अपनी किन चीज़ों पर, यानी कि अगर हमारे पास राइट्स होंगे तो हम किन चीज़ों में प्रोग्रेस करेंगे, डेवलप करेंगे। तो वो है फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से हम प्रोग्रेस करेंगे, मेंटली यानी कि मानसिक तौर पर, मोराली यानी कि नैतिकता सदाचार हो बढ़ेगा अगर हमारे पास राइट्स होंगे तो, इनएक्चुअली यानी कि बौद्धिक रूप से, एंड मटेरियली यानी कि हम इसे नेचुरली भी कहते हैं, यानी ऑल ओवर जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो होगा अगर हमारे पास राइट्स होंगे। हमारी सोशल लाइफ का, हमारी लाइफ का, हर चीज़ का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी राइट्स। राइट्स को हम अथॉरिटी भी कह देते हैं। नो पर्सन कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी। इसमें यह है कि अगर एब्सेंस होगा राइट्स का तो कोई भी पर्सन डेवलप नहीं कर सकता अपनी पर्सनालिटी को, बिकॉज अगर राइट्स नहीं होंगे तो आप अपनी सोशल लाइफ को डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अब आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स की डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जो कि एक स्कॉलर हैं, ज्ञानी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ये कहा है उनके अकॉर्डिंग अथॉरिटी इज द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन। अथॉरिटी यानी कि जो राइट्स हैं वो किसी पर्सन की एबिलिटी हैं टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करना किसी चीज को, तो द एक्शन ऑफ अनदर थ्रू थॉट्स एंड सोशल पावर। होलैंड का कहना ये है कि जो राइट्स है ना, जो अथॉरिटी है, राइट्स हैं किसी पर्सन की, वो एक तरीके से एबिलिटी है जिसकी वजह से सोशल पावर या किसी सेकंड पर्सन को, किसी और अनदर पर्सन को अफेक्ट किया जा सकता है, उससे प्रभावित किया जा सकता है। वो एक ऐसे एक्शंस हैं राइट्स। इसी तरह से बेनी प्रसाद भी कहते हैं, उनका ये कहना है कि बेनी प्रसाद सेज दैट अथॉरिटी इज नाइदर लेस नॉर मोर देन दो सोशल कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बेनी प्रसाद ये कहते हैं कि जो राइट्स हैं ना वो ज्यादा है ना वो कम है उन कंडीशन से, सोशल लाइफ की उन कंडीशन से जो कि जरूरी होते हैं, नेसेसरी यानी कि जरूरी होते हैं पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। अब आगे देखते हैं हम। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर प्लेस्ड इन द चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है इंडिया का, उसमें फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं चैप्टर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा है, तो इसीलिए जो चैप्टर 3 है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं। द राइट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। जो हमारे राइट्स हैं इन्हें 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, इन्हें डिवाइड किया गया। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता प्राप्त हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने रिलीजन के लिए अधिकार है कि कोई भी चूज कर सकता है अपने हिसाब से। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट यानी कि जिसको जितनी स्टडी करनी है, एंड कल्चरल यानी कि जैसे अपना कुछ भी हम अपने रिलीजन से रिलेटेड करना चाहते हैं वो करने का राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि जैसे अगर कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म हो रहा है, वायलेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, इसका हमारे पास राइट है। अब हम इन्हीं राइट्स के बारे में, इन राइट्स में जो आर्टिकल्स हैं, किस किस में आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स है, उसमें क्या कहा गया है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ दीज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन अबॉलिश्ड।
अबॉलिश यानी कि खत्म कर दिया गया था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे खत्म कर दिया गया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। 1978 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, जो 44 था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया था हमारे फंडामेंटल राइट से, एंड पुट इन 300A। फिर उसे राइट उस राइट को हटा तो दिया फंडामेंटल राइट से, लेकिन फिर उसे 300A में डाल दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ना नॉट इट इज़ अ लीगल राइट। तो ये जो हमारा है, ये अब हमारा लीगल राइट बन गया है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। फिर हमारा इंडिविजुअल्स हैव बीन made by the constitution to create dignified conditions to achieve equality and social justice। इंडिविजुअल्स यानी कि प्रयास, जो प्रयास किए गए कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करते टाइम, डिग्निफाइड कंडीशंस टू अचीव, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे ये देखा गया कि इक्वालिटी और सोशल जस्टिस हो, और जिसकी वजह से गिविंग बेनिफिट टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, जिससे कि सबको बेनिफिट्स मिले। इट मीन्स कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्रिएट हो रहा था, जब उसे लिखा जा रहा था, तो उस टाइम ये देखा गया कि सबको इक्वालिटी मिले, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, भेदभाव ना किया जाए, और जो सोशल जस्टिस है वो भी सबको मिले। ऐसा नहीं है कि किसी को जस्टिस ही नहीं मिल रहा है, जैसे होता है ना कि बड़े लोगों को ही सुननी जाती है, छोटे लोगों की नहीं सुनी जाती है, तो इस तरीके से ये चीजें ना हो, ये चीज देखी गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। फॉर दिस दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड फ्रॉम वेयर दे हैव बोरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसी को ध्यान में रखते हुए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं जो ली गई हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बोरो किया गया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हमारे हर चीज के दो पहलू होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमारे पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, educational and cultural rights, these are the rights can be suspended in the time of emergency। जो हमारे राइट हैं शोषण के विरुद्ध, जब हम कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, और जो हमारा रिलीजन के लोग की फ्रीडम है, और जो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हैं, ये तीन राइट्स हैं जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट, और गवर्नमेंट या फिर जो कोर्ट है वो सस्पेंड कर सकती है इमरजेंसी के टाइम। यानी कि जैसे जब जो दंगे वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि ये राइट्स इस टाइम पर नहीं माने जाएंगे, उसे सस्पेंड किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। सस्पेंड यानी कि थोड़े टाइम के लिए उसको मना कर दिया जाए कि ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे है हमारा राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर एंजॉय बाय ओनली इंडियन सिटीजन्स। कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स, यानी इंडियन सिटीजन्स वो सिटीजन्स जो यहाँ के ही लोग हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं, यानी कि जो इंडिया के ही हैं, वो सिटीजन्स, उनको मिलता है कुछ सर्टेन राइट्स हैं जो सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं, वो फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। जैसे फॉरेनर्स की वो पहले फॉरेनर्स थे लेकिन फिर अब इंडिया में आके रहने लगे, तो उन्हें ये राइट नहीं मिलता, ये राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, और वो राइट है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है हमारा, सम राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो। कुछ राइट्स ऐसे थे जो फॉरेनर्स को भी दिए गए, जैसे कि कुछ तो थे जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी राइट्स बनाए गए जो फॉरेनर्स के लिए भी हों। मोस्ट ऑफ राइट्स आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट announced by the United Nations on 10th December 1948। 1948 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया कि कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आते हैं, यानी कि कुछ इस टाइप के भी राइट हैं जो माने जाएंगे। उन्होंने अनाउंस किया यूनाइटेड नेशन ने कि कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, यानी कि जो हर जगह पर माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, कोई भी पर्सन कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, उसे वो राइट मिलेंगे। ऐसे भी कुछ राइट्स थे। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन वेयर समबडी इज फ्रॉम फॉरेन सॉइल। किसी में भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो फॉरेन सॉइल यानी कि वो फॉरेन का ही क्यों ना हो, वो दूसरी किसी कंट्री से ही क्यों ना हो,
भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये चीज़ अनाउंस हुई थी हमारी 10 दिसंबर 1948 को, और इसे अनाउंस किया था यूनाइटेड नेशन ने। आगे बढ़ते हैं हम। Any violation of these fundamental rights can be challenged in the Supreme Court and High Court under Article 32 and 226 respectively। अगर जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसे कोई वायलेट कर रहा है, कोई हार्म कर रहा है, तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और उस टाइम पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप क्यों आए हो सुप्रीम कोर्ट में, तो हम उन्हें बता सकते हैं जो हमारा आर्टिकल 32 एंड 226 है, वो ये कहता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है, वायलेट किया जा रहा है उसे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ बोल सकते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को की रक्षा करते हैं, उन्हें बचाते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में। जैसे कि हमारा फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जो हमें मिलता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में, यानी कि आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, इनमें हम राइट टू इक्वालिटी में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले अपना आर्टिकल नंबर 14। तो आर्टिकल 14 में हमें क्या पढ़ना है? आर्टिकल 14 में हमें पढ़ना है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों चीजों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं जो हमें आर्टिकल 14 से मिलती हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि इट मीन्स दैट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये लॉ ये कहता है कि जो लोग हैं कंट्री के, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि लॉ मतलब जितना सम्मान किसी कानून को दिया जाता है उतना ही उस देश के लोगों को भी दिया जाएगा, यानी कि इंडियन सिटीजन्स को भी उतना ही ऑनर मिलेगा जितना एक लॉ को मिलता है, और दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नो पर्सन इज गिवन एनी प्रिविलेजेस, किसी भी पर्सन को प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल तो वीआईपी ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं कि वीआईपी लोगों को पहले पूछा जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है राइट टू इक्वालिटी में। हमारा राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 यही कहता है कि सब लोग इक्वल हैं, कोई भी अमीर गरीब किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट इन सब की कोई नीड नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नॉर विल इट बी वायलेटेड बाय एनी पर्टिकुलर कोर्ट, और इसमें यह भी कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट यानी कि जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये भी इसे वॉयलेट नहीं कर सकते, इसे हार्म नहीं कर सकते। यानी कि इसे जो हमारा इक्वालिटी है वो सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसे कोर्ट के द्वारा या फिर किसी और बड़े पर्सन के द्वारा मतलब उसकी वजह से भी हार्म हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। फिर आता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 सेज दैट, आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डेप्राइव यानी कि वंचित नहीं रखेगी। जो स्टेट है वो किसी को भी वंचित ना रखे, यानी कि उस चीज को पूरा किया जाए। एनी पर्सन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि हर पर्सन को उतनी ही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जितनी सबको मिलती है, जितनी एक लॉ को दी जाती है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कुछ जो सरकारी वकील होते हैं वो जो क्रिमिनल होते हैं उनकी तरफ से लड़ते हैं। तो यहाँ पे वही वाली बात तो आ गई ना कि प्रोटेक्ट हर किसी को किया जाए, क्योंकि जो क्रिमिनल है मे बी वो क्रिमिनल ना हो, उस पर झूठे आरोप लगे हों, तो इस तरह से सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट जब उसका जुर्म क्रिमिनल का पता चल जाएगा कि वो साबित हो जाएगा कि हाँ उसने किया है, तो उसको उस हिसाब से ही सजा मिलेगी, लेकिन प्रोटेक्ट किया जाएगा हर किसी को। इट मीन्स दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसका मतलब है कि इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी सबको, सबको प्रोवाइड किया जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन बिना किसी भेदभाव के। इसमें किसी पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उन्हें इक्वली प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिक्शा पुलर कैन डिमांड इक्वालिटी विद हिज फेलो पार्टनर्स। जो एक रिक्शा पुलर है, जो एक रिक्शा चलाता है, वो इक्वालिटी की डिमांड करता है अपने पार्टनर्स से। फेलो पार्टनर्स यानी कि वो ही लोग जो रिक्शा चलाते हैं। द रिक्शा पुलर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड रिक्शा पुलर ऑफ दिल्ली, रिक्शा चलाने वाला वेस्ट बंगाल का हो या दिल्ली का हो, कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड दैट फॉर्मर बिलोंग्स टू अ स्टेट। उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कि वो कभी इस बेस पे भेदभाव होने लगे कि वो तो स्टेट से है, वेस्ट बंगाल से है, और लेटर बिलोंग्स टू द नेशनल कैपिटल रीजन, और ये हमारा दिल्ली से है तो ये नेशनल कैपिटल का है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो रिक्शा पुलर है वो रिक्शा पुलर ही है,
वो रिक्शा ही चलाता है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो वेस्ट बंगाल से है, किसी स्टेट से है, या फिर वो किसी नेशनल कैपिटल की वो दिल्ली से है। इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इट मीन्स इक्वालिटी अमंग इक्वल, यानी कि जो इक्वालिटी है उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, वहां से बिलोंग कर रहा है, या और किसी भी बेस पर ये चीज नहीं देखी जाएगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो हमारा जो आर्टिकल 14 है वो सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए कहता है और इक्वल प्रोटेक्शन देने के लिए भी कहता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन प्रोहाइबिटेड, यानी कि भेदभाव ना किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, प्रोहाइबिटेड यानी कि मना करना, किसी चीज को ना करना। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं करेगी सिटीजन्स में, लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा ना उनके रिलीजन के बेस पर, यानी कि उनका जो धर्म है, उस उनकी जो कास्ट है, जो उनकी जाति है उसके बेस पर, सेक्स यानी कि वो लड़का है लड़की है इस बेस पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी को भी लेके। अब चाहे वो नीची कास्ट से है, ऊंची कास्ट है, या फिर वो लड़की है या लड़का है, तो इस बेस पे किसी भी बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, on any of these grounds no citizen shall be deprived of using shops, eateries, place of monasticism, ponds and wells। प्लेसेस ऑफ मोनेटिज्म का मतलब होता है जो मठ होते हैं, यानी कि जैसे कि देखा जाता है जो ज्ञानी लोग वगैरह होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े, अगर हम दिल्ली के एग्जांपल लेते हैं तो इसमें जो निरंकारी है वहाँ पे देखा गया है वहाँ कितने बड़ी बड़ी जगह हैं जो उनकी हैं, तो वो जो जगह है जितनी भी उनके अंडर में आती है तो वो वाली प्लेसेस, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी बेस पे सिटीजन्स को डिप्राइव यानी कि वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें वो चीज उससे रोका नहीं जाएगा कि अगर वो इस कास्ट का है तो वो इस शॉप में नहीं जा सकता, इस ईटरीज यानी कि भोजनालय वहां पर नहीं जा सकता। जैसे कि पहले के टाइम पर होता था कि जो नीची कास्ट के लोग होते थे ना, तो उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था, या उन्हें कहीं भी जाना, बड़े लोगों के सामने आना मना होता था। तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी बेस पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वो कोई भी तरीका हो सकता है पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा, स्पेशल फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज की दी जाए। The state can make special arrangement for backward classes like SC, ST, OBC। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब भी होते हैं, जिनसे भेदभाव किया जाता है, SC, ST, OBC की जो कैटेगरी में आती हैं, तो इनसे इनके लिए कुछ ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएं कि इन्हें दूसरे लोगों के मुकाबले चीज़ें थोड़ी जल्दी मिले। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन प्रोहाइबिटेड यानी कि भेदभाव ना किया जाए इसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 कहता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। There will be equality of opportunities for all citizens in subject related to the appointment to a post under the state। यानी कि जो हमारा स्टेट है, राज्य है, उसमें जितनी भी पोस्ट होती हैं यानी कि जो भी जॉब वगैरह होती हैं उसमें किसी भी सिटीजन को लेके, लोगों को लेके भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो जिस जॉब के काबिल होंगे वो जॉब उन्हें दी जाएगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज सबको मिलेंगी, मौका सबको दिया जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस इट वॉज सेड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी बेसिस रिलेटेड टू पोस्ट एंड जॉब्स अंडर द स्टेट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में ये कहते हैं कि किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा पोस्ट जॉब को लेकर, यानी कि जैसे कोई जॉब है तो उसकी जब वैकेंसीज वगैरह निकाली जाए तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हाँ इस बंदे को हम नहीं दे सकते क्योंकि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है। तो इसमें यही कहा गया है कि उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं होगा। अब चाहे उसका कुछ भी रिलीजन हो, रेस यानी वो किसी भी नस्ल से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से हो, लड़का हो लड़की हो, या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो भी हो, इसमें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, रिसेंटली द पार्लियामेंट पास 1/3
Amendment Act that created gives 10% reservation to the people belonging weaker section within जनरल कैटेगरी। रिसेंटली यानी कि हाल ही में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया है, वो अमेंडमेंट 103rd अमेंडमेंट है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि कई बार होता है ना स्टडीज वगैरह में कट ऑफ्स आती हैं अगर SC ST OBC के बेस पे, तो इसी तरीके से जनरल के जो कैटेगरी के लोग हैं उसमें जो वीकर सेक्शन है उसे 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 16 में हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, कि जॉब्स जो हैं उसमें किसी में भेदभाव ना किया जाए, सबको इक्वल तरीके से मानकर उनको उनके बेसिस पे जॉब दी जाए। अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन यानी कि अंत करना, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता या फिर छुआछूत। तो यानी कि जो हमने पहले पढ़ा भी होगा, देखा भी ये है गया है कि जो नीचे कास्ट के लोग थे उन लोगों को छूने से बहुत चीज़ें ऐसी मानी जाती थी। हमने कई ऐसे सीरियल्स टीवी वगैरह उन सब में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि कितना छुआछूत को माना जाता था। तो इसी के खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 इम्प्लीमेंट किया गया। आगे देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्राइब द प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 70 बात करता है एंड करने की, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म करने की और इस पर रोक लगाने की। प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगाना। जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को खत्म करना, इस पर रोक लगाने की बात करता है। फिर है हमारा इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस इन 1955 अ सिस्टम ऑफ पनिशिंग द अनटचेबिलिटी वॉज इनेक्टेड। इनेक्टेड यानी कि लागू किया गया 1955 में एक सिस्टम जिसमें छुआछूत को एक जुर्म माना गया और इसके लिए कानून बनाया गया जिसमें पनिश किया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा हमें दिखा जो छुआछूत को मान रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे पनिश किया जाएगा। In 1976, this law was amended to make it more strong and now its name was changed to। तो 1976 में ये जो हमारा लॉ है जिसे इनैक्ट किया गया था पनिशमेंट देने के लिए, ये बताया गया कि पनिशमेंट दी जाएगी, इसे और इसमें संशोधन किया गया, अमेंड किया गया और इसे और मजबूत बनाया गया, जिसकी वजह से इसका नाम भी बदल दिया गया। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को करके इसे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 का नाम दिया गया। 1976 में हुआ था इसलिए एक्ट 1976, और सिविल राइट प्रोटेक्शन यानी कि जो हमारा राइट है इसके प्रोटेक्ट करता है। फिर है हमारा नाउ द पर्सन हु रिजॉर्ट टू अनटचेबिलिटी विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। अब ऐसा हो गया है कि अगर कोई पर्सन रिजॉर्ट यानी कि सहारा लेता है छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा मेंबरशिप से पार्लियामेंट की और स्टेट असेंबली से भी, यानी कि उसे हटा दिया जाएगा उस मेंबरशिप से पार्लियामेंट की और स्टेट असेंबली से भी। अगर देखा गया है कि वो पर्सन लाइक वो ये कह रहा है कि यहाँ पे बहुत छुआछूत का सहारा ले रहा है, उसको कहते हुए उसने कुछ भी गलत कह दिया कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, मैं इसे नहीं छू सकता, छुआछूत मान रहा है, तो इसके बेस पे फिर उसको मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा और स्टेट असेंबली से भी हटा दिया जाएगा। फिर है महात्मा गांधी कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी अ बिग ऑफेंस। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को एक बहुत बड़ा जुर्म माना था। बिग ऑफेंस यानी कि बहुत बड़ा जुर्म। तो ये था हमारा आर्टिकल 17 जिसमें हमने पढ़ा अनटचेबिलिटी के बारे में कि किस तरीके से उसे खत्म करने के लिए कानून वगैरह बनाए गए। अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल 18 यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन खत्म करना, एंड टाइटल्स यानी कि जो किसी को टाइटल दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है एक तरीके से, यानी कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसे एक टाइटल दिया गया है कि हाँ इसे इस नाम से जाना जाएगा या फिर उसको ये अवार्ड दिया जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो आगे है हमारा द कांग्रेस गवर्नमेंट हैड इंस्टीट्यूटेड द सिविलियन अवार्ड्स। जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने इंस्टीट्यूट यानी कि इसकी शुरुआत की थी इन अवार्ड्स की। कौन से अवार्ड्स थे वो? भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स थे। पद्मा अवार्ड्स में भी पद्म विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री, ये कुछ अवार्ड्स थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने
लेकर आई थी इन अवार्ड्स को। भारत रत्न being the highest award given to the excellent person who commit themselves for the country। जो भारत रत्न है वो सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी एक्सीलेंट पर्सन को दिया जाता है, यानी कि जो कंट्री को लेके कुछ ऐसा काम करता है जिससे कंट्री का और ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है, या फिर बहुत सारी उसने ऐसी चीजें की होती हैं जिससे कि उस इंसान को जाना जाता है, तो उसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। आगे है हमारा, इन द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांस, पॉलिटिक्स, द अवार्ड हैव बीन गिवन। ये अवार्ड दिया जाता है किस किस फील्ड में? साइंस की फील्ड में अगर कोई ऐसा काम करता है, अच्छा काम करता है, लिटरेचर म्यूजिक की फील्ड में, स्पोर्ट्स में अगर कोई बहुत अच्छा है जो नेशनल्स वगैरह ला रहा है इस टाइप से, और डांस में और पॉलिटिक्स में, तो इन सारी फील्ड्स में अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने जो एक्सीलेंटली वर्क कर रहा है तो उसे भारत रत्न या फिर पद्मा अवार्ड्स दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द जनता गवर्नमेंट हाउ एवर अबॉलिश वैन इट केम इनटू पावर इन 1976। जब 1977 में जनता गवर्नमेंट आई थी तो उसने खत्म कर दिया था इसको, जो हमारे अवार्ड सिस्टम था इसको जनता गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था। Indira Gandhi government reinstituted those titles in 1980 when she came into power in 1980s। जब 1980s में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने फिर से इन टाइटल्स को शुरू कर दिया था, रीइंस्टीट्यूट यानी कि शुरू कर दिया था दोबारा से 1980 में। फिर है हमारा, दिस अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज बीपो नेम्स, एकेडमिक पर्पस और इन पब्लिक डोमेन। जो ये अवार्ड्स हैं, जो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स हैं, इन्हें कभी भी ये कहा गया है कि इन्हें बीपो नेम्स यानी कि नाम से पहले इन्हें यूज नहीं किया जाएगा। लाइक अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है तो बाद उन नेम्स को यूज करने लग जाए अपने नाम के आगे लगा के, एंड एकेडमिक पर्पस के लिए भी इसे यूज नहीं किया जाएगा, ना पब्लिक डोमेन के लिए। मतलब कि बेसिकली इसका यूज ये था कि जो ओवरऑल जो कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर रहा है उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। इसी तरह है, रिसेंटली मैनी पीपल ऑफ द कंट्री हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। रिसेंटली कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, दिया गया। सचिन तेंदुलकर, इन्हें, ये क्रिकेटर है, इन्हें यह अवार्ड मिला है। प्रणब मुखर्जी एंड सो ऑन, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न और पद्मा अवार्ड मिला है। ये था हमारा आर्टिकल 18 जिसमें हमने टाइटल्स के बारे में पढ़ा। अब हम हमारा कंप्लीट हो गया राइट टू इक्वालिटी। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें हमारी सोशल साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर करें।